प्रधानमंत्री मोदी के आगामी पूर्णिया दौरे पर राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी जी के पूर्णिया दौरे पर बयान देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रहित जनकल्याण से ऊपर है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी ने चारा घोटाले में देश की संपत्ति बर्बाद न की होती तो वही पैसे बिहार और भारत के विकास में काम आते। तेजस्वी जी को चाहिए कि वे नकारात्मक राजनीति छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन से सीख लें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है और ये विकास की राह सभी को स्वीकार करनी होगी। तेजस्वी यादव को चाहिए अपने पिता से कुछ ज्ञान ले लें, और शायद पिता को ज्ञान दे दें। इनके पिताजी जो चारा घोटाला में सब पैसा खा गए, शायद आज वो विकास में एक ऊंचाई स्थापित कर सकता था। बिहार के गरीबों के घर में शौचालय बन सकता था, नल जल जा सकता था, उनका आवास बन सकता था। चोर और चोरी के खिलाफ बोल रहा है। आज यही स्थिति है। अरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल हो गया, 12वां साल जा रहा है। आज देश उम्मीदों से नरेंद्र मोदी के प्रति देख रहा है। और 10 साल कांग्रेस और लालू यादव का शासन रहा, भ्रष्टाचार से घिरा रहा। अब मोदी जी जब भी बिहार आते हैं, विकास में एक नई ऊंचाई स्थापित करते हैं। आज भी हजारों लाखों करोड़ का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, बिहार के विकास को देंगे। उनका सपना साकार होगा कि पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। और पूर्वांचल का मतलब बिहार होता है। बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। मोदी जी ने विकास स्थापित कर दिया है और उन्हीं विकास पर आप इठला करके आप दोनों यात्रा निकाल रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, आज बिहार की जनता नीतीश कुमार से पूरी तरह निराश हो चुकी है। उनके शासन में विकास की रफ्तार थम गई है और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि जब भी उनके मंत्री या नेता जनता के बीच जाते हैं, उन्हें विरोध और लाठियों का सामना करना पड़ता है। नीतीश कुमार अब जनता के बीच अपना सम्मान खो चुके हैं। शासन चलाने की उनकी क्षमता खत्म हो गई है। बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और अंततः उन्हें सत्ता से भगाकर नया नेतृत्व स्वीकार करेगी। नीतीश कुमार ब्रेंडेड मुख्यमंत्री हैं, उनका वध क्या करना है? वो तो स्वयं प्रकृति ने उनका वध कर दिया। अब चला चली की बेरा में ब्रेंडेड मुख्यमंत्री को पुतला के रूप में पूरे बिहार में जो घुमा रहे हैं, इसीलिए उनके मंत्रियों को जहां भी जा रहे हैं उनके नेता या तो लाठी चल रहा है या खदेड़े जा रहे हैं। अब कोई सम्मान नहीं बचा। बेशर्म लोग हैं, उम्मीद नहीं करते कि इस्तीफा देंगे लोग, जनता के द्वारा ही भगाए जाएंगे। जमुई ही क्यों, दिनारा की बात कर लें, नालंदा की भी बात कर लें, सुपौल की बात कर लें, बक्सर ब्रह्मपुर की बात कर लें, रोज इनके झगड़े होते हैं। ये ऐसे लोग हैं, झगड़ालू, रहेंगे एक साथ और लड़ेंगे रोज। ये उस तरह के झगड़ालू स्वभाव के लोग हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं और मैं उनसे साफ कहना चाहता हूं कि क्या वे यहां केवल वोटों के लिए आते हैं या सचमुच न्याय दिलाने के लिए? मंत्री जीवेश मिश्रा ने एक पत्रकार की मां बहन को गाली दी, क्या यह स्वीकार्य है? क्या वो किसी का बेटा या भाई नहीं है? यदि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध है तो ये जंगल राज है। मेरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पर कार्रवाई करेंगे, उन्हें मंत्रिपरिषद से बाहर करेंगे और जेल भेजेंगे। नेताओं को जिम्मेदार ठहराना होगा, भी जनता का भरोसा कायम रहेगा। हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मां बहन की गाली देने वाले मंत्री को, जो पत्रकार को मां बहन की गाली दिया है, कम से कम इस मंत्री पर मंत्री पद से हटा करके इसको जेल भिजवाने का काम करें। तब पता चलेगा ना कि न्याय हुआ है।
वरना प्रधानमंत्री जाएंगे केवल वोट के लिए? क्या वो पत्रकार किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, उसकी मां बहन नहीं है? अब गलती क्या थी उसकी? क्या गलत किया उसने? अगर आप लोग भी हमसे तरह तरह का सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देना ना दें, लेकिन आप मां बहन की गाली दीजिएगा, मारिएगा, पीटिएगा। आज तक हुआ है 2005 से पहले ऐसा? ये क्या है? ये जंगल राज नहीं तो और क्या है प्रधानमंत्री जी? ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? अगर हमारी सरकार रहती, हमारा कोई मंत्री ऐसे करता तो क्या क्या नहीं हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज चलता। जंगल राज, महाजंगल राज, राक्षस राज। और जंगल राज किसको बोलते हैं? अगर ये नहीं है जंगल राज तो प्रधानमंत्री जी आप आइएगा, जंगल राज, जंगल राज, अपना रोना रोइएगा। मेरे को गाली पड़ी, घुसपैठिया आ गया, घुसपैठिया आ गया, इसके अलावा कुछ बोलने वाले हैं? लेकिन इतने हादसे हो गए, उसके बाद जो है न्याय नहीं मिल रहा बेचारे के साथ। आज एक पत्रकार के साथ हुआ, कल देखो पत्रकार के साथ होगा। इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अभी हम लोग दरभंगा निकल रहे हैं। एशिया कप 2025 में भारत द्वारा पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने पर कांग्रेस नेता उदित राज कहते हैं, भारत ने पाकिस्तान को हराकर देश का मान बढ़ाया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और बीसीसीआई का अप्रत्यक्ष नियंत्रण अमित शाह जी के हाथों में है। जब इतना बड़ा मुनाफा और आय क्रिकेट से हासिल हो रही है तो उसका उपयोग केवल ताली और जश्न तक सीमित नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि ये धन उन परिवारों को मिलना चाहिए जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने प्रियजन खोए। यही राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और सही न्याय होगा। यही कहूंगा सूर्य कुमार यादव जी से, खैर उनके हाथ में फैसला तो नहीं है, ये तो सीधे होम मिनिस्टर के हाथ में फैसला है। इनडायरेक्टली सारा नियंत्रण इंटरनेशनल क्रिकेट का और बीसीसीआई का सब अमित शाह जी के हाथ में। तो जो इनकम हुई है, कमाई है, हुई है, जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को सपोर्ट कर दें तो वही एक अच्छी, यही सही श्रद्धांजलि होगी। दूसरी बात है जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सौरव गांगुली तुम कहाँ हो और सचिन तेंदुलकर कहाँ हो, सोनी टीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मूर्ख बनाने वाली बात। इस तरह के टूर्नामेंट का फैसला सरकार करती है और बिना सरकार की इजाजत नहीं हो सकती, तो कम से कम उस भ्रम में लोग न रहें। और यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। तो और जो विक्टिम हैं और उनके परिवार के जो लोग हैं, किस तरह से आज वो दुखी हैं, पूरा देश जानता है। और शुभम की जो पत्नी है, उन्होंने कहा कि क्या मेरे पति का ये जीवन वापस हो जाएगा? क्या उनके जीवन की कीमत पर खेला जा रहा है? यह भी याद रखने वाली बात है। एशिया कप में भारत द्वारा पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने पर रालोद नेता मलूक नागर ने कहा, आज एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मैं टीम इंडिया और विशेष रूप से कप्तान को देश को प्राथमिकता देने के लिए बधाई देता हूं। ये जीत केवल खेल के मैदान में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के गर्व की जीत है। जिस तरह हमारे सशस्त्र बल आतंकवादियों का सफाया करते हैं, उसी तरह हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम को मैदान पर परास्त किया। यह पूरे देश के लिए गौरव और एकता का क्षण है। भारत के खिलाड़ी और जवान दोनों ही हमारे असली नायक हैं। देखिए, एक तो अपने भारत के कप्तान को मुबारकबाद कि उसने देश को सबसे पहले रखा, और जो देश में दोनों तरफ कुछ माहौल था कि मैच हो या ना हो, हालांकि एनडीए से इसका कोई लेना देना नहीं था, जो प्राधिकरण है उसने डिसीजन लिया, पर अब पूरे देश को लग रहा है कि जैसे युद्ध में अंदर घुस के मारे, जैसे इकोनॉमी चौथे नंबर पर आई जो 2040 के इकोनॉमी में जैसे तरक्की करी,
उसी तरह क्रिकेट में भी ठोक ठोक के मारे, छक्के मारे, चौके मारे, जीत हासिल करी और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी उग्रवादियों के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाड़ियों के भी मनोबल को चूर चूर कर दिया। और यहां तक कि उनकी हैसियत और हिम्मत नहीं हुई, हौसला नहीं हुआ कि आके जो दूसरी टीम का कप्तान कुछ बोलता है तो बोलने तक की हिम्मत भी नहीं रही। तो अब आकर के ये पूरे देश में एक माहौल हुआ है कि भाई अच्छा ही हुआ जो मैच हुआ, और बिल्कुल उसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस तरह फौज ने मारे, जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवादी मारे, उस तरह हमारे देश के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ी भी मारे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। इस फैसले में 3 महत्वपूर्ण मुद्दे विचाराधीन हैं। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की भागीदारी और संपत्तियों को अधिसूचित करने का अधिकार। हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय का निर्णय पारदर्शिता, समानता और न्याय की राह तय करेगा। हम इस फैसले का स्वागत करेंगे और मानते हैं कि इससे गरीब मुसलमानों को उनका वाजिब हिस्सा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार भी यही चाहती है कि समाज के हर वर्ग तक न्याय और अधिकार सही रूप से पहुंचे। आज सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आना है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। जो 3 विषय बाकी रह गए थे, जिसमें वक्फ बाय यूजर था, गैर मुस्लिमों की वक्फ में एंट्री थी और नोटिफाइड प्रॉपर्टी को नोटिफाइड करना। हमें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो बहुत शानदार होगा, ऐतिहासिक होगा और हम दिल खोल के उसका स्वागत करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक उम्मीद जगाई है, भारत की सरकार ने एक उम्मीद जगाई है कि गरीब मुसलमानों का हक अब उसको मिलेगा। गरीब मुसलमानों का जो हक औकाफ के नाम पर, जो सदके, ज़कात, खैरात का पैसा था, जो उसका हक था, वो जो उसे मिलना चाहिए था, 75 सालों में वो उसे नहीं मिला। वो कुछ चंद अमीर परिवारों के हिस्से में आया है और गरीब सिर्फ मुंह ताकता रह गया है। मैं कहता हूँ इतनी बड़ी संपदा जो औकाफ की थी, अगर ये गरीबों को ईमानदारी से मिल जाती तो आज हालात कुछ और होते। लेकिन हमने देखा है किस तरह से मिसयूज हुआ है वक्फ का। आज देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो गरीबों का सदके, ज़कात, खैरात का ये पैसा है, ये जो औकाफ की संपत्ति है, ये गरीब मुसलमानों के काम आए और उन्हें मुख्य धारा में इस संपत्ति के माध्यम से जोड़ा जा सके, उनकी अपलिफ्टिंग कराई जा सके। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस रिजीम में एक रिपोर्ट आई थी, जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, बिहार, बंगाल के हालात अगर आप देखें तो बहुत बुरे हालात बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के रहे। लेकिन उसके बावजूद अगर एक सरकार आई और उसने कहा कि हम इसमें कुछ बेहतर करना चाहते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, हम भी एक अमेंडमेंट करके इन्हें मुख्य धारा में मुस्लिम समाज के काम आ सके, ये लाइन उसकी एक ईमानदार कोशिश करना चाहते हैं। तो एक ईमानदार कोशिश, उम्मीद जो नया एक्ट आया उसके माध्यम से करने की कोशिश की। और हम तो कह रहे हैं कि तय कर लीजिए 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी की ये परंपरा रही है कि जब भी देश वर्तमान की समस्याओं से जूझता है, वे समाधान प्रस्तुत करने के बजाय इतिहास में जाकर उदाहरण देने लगते हैं। ये जनता को गुमराह करने की एक आदत बन चुकी है। आज बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की कठिनाइयां हर घर तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इनसे निपटने की कोई ठोस मंशा नहीं दिखाते। पूरा देश जान चुका है कि सिर्फ भाषणों और पुराने किस्सों से समस्याओं का हल नहीं निकल सकता। जनता असल काम और ठोस नीतियां चाहती है, खोखले वादे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी की ये परंपरा रही है कि वर्तमान के समस्याओं को छुपाने के लिए और उनके सरकारों की विफलताओं को छुपाने के लिए वे इतिहास का सहारा करते हैं और पंडित नेहरू पर निर्भर रहते हैं। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से असम में तिनसुकिया में हजारों के तादाद में लोग बाहर आकर प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वायदा एसटी स्टेटस का, लेकिन उनको जवाब देने के लिए कुछ था नहीं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित नेहरू का सहारा लिया। तो अब देश जान चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास वर्तमान के समस्याओं को समाधान करने के लिए कोई उनका इच्छा नहीं है, कोई मंशा नहीं है। एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है।
मैं टीम इंडिया और सभी खिलाड़ियों को दिल से बधाई देता हूं। ये केवल जीत ही नहीं बल्कि खेल भावना और अनुशासन का प्रतीक है। हमारे खिलाड़ियों ने निष्पक्ष खेल दिखाया और पूरे समय खेल के प्रति सम्मान बनाए रखा। उन्होंने न केवल देश का मान बढ़ाया बल्कि जीत को पीड़ितों और शहीद परिवारों को समर्पित कर सच्चे मायनों में उनका सम्मान किया। ये साबित करता है कि भारत की ताकत सिर्फ मैदान पर नहीं, मूल्यों में भी निहित है। ये पुनः उसी बात का सम्मान, अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं और वही लोग आपके परिवार वालों को आकर इस तरीके से उनके ऊपर हमला करके उनकी हत्या करने का काम कर रहे हैं, तो यकीनन ऐसी तस्वीरें उनकी भावनाओं को भी विचलित कर सकती थी कि जिन्होंने हमारे अपनों को मारा उनके साथ आप इस तरीके से हाथ मिला रहे हैं, मधुर संबंध आप बना रहे हैं, इन भावनाओं को ठेस। बहरहाल जिस व्यवस्था में वो लोग थे, एक खेल खेला जाना था और उसका भी हमारे खिलाड़ियों ने उतना ही सम्मान रखा और उसी भावना से उस खेल को खेला और जीत कर सही मायनों में जिस तरीके से उन पीड़ितों को सम्मान देना चाहिए था वो हमारे खिलाड़ियों ने ज़रूर दिया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।